20 साल की उम्र में आप अपने करियर की शुरुआत करते हो और 60 साल में अगर आप रिटायर होते हो, मतलब कि जिंदगी के 40 साल आप काम करते हो। मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि आपकी मंथली इनकम है 25,000 रुपए और सालाना आप 3 लाख के पैकेज के ऊपर हो, तो पूरी जिंदगी आप करीबन 1 करोड़ और 20 लाख रुपए बनाओगे। अगर आपकी सैलरी 20 साल की उम्र में 50,000 रुपया है तो एक साल में आप 6 लाख का पैकेज पे हो, 40 साल में आप 2 करोड़ और 40 लाख रुपए बनाओगे। अगर आपकी सैलरी 20 साल की उम्र में 1 लाख रुपए है, आप 12 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, 40 साल का आप 4 करोड़ और 80 लाख रुपए। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए आज है 20 साल की उम्र में, तो आप 60 लाख के साल के पैकेज के ऊपर हो और 40 साल में आप 24 करोड़ 40 लाख रुपए कमाओगे। मतलब कि अगर 5 लाख की आपकी इनकम है आज 20 साल की उम्र में, 40 साल काम कर रहे हो और आप 24 करोड़ रुपए कमा रहे हो, इतना आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है, इंडियन गवर्नमेंट की जो ट्रेन टिकट बुकिंग की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे वो 30 दिन में 70 करोड़ के ऊपर पैसे कमा लेती है। कैसे? क्योंकि हर टिकट बुकिंग जब आप करते हो वहां पे वो बोलते हैं कि यार आप आपके टिकट के ऊपर मुझे 50 पैसा या 60 पैसा या 70 पैसा मुझे ज्यादा दो, तो मैं आपको 10 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस देता हूं। अब वो एक बंदे के पास 50 पैसा 60 पैसा जैसा चार्ज लेते हैं। एक दिन में 3 करोड़ लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे टिकट बुकिंग करते हैं। मतलब दिन की उनकी आवक हो गई है, अगर 0.70 या 0.80 पैसा पकड़े तो करीबन 2 करोड़ और 40 लाख रुपए दिन का इंटू 30 डेज, मतलब के 70, अगर 15 दिन भी पकड़े ना, मतलब आपने 60 साल मजदूरी की, 5 लाख रुपए के ऊपर महीने का 5 लाख रुपए अगर चालू है और 60 साल में आप जितना पैसा नहीं कमाओगे ना, आईआरसीटीसी इतना 15 दिन में कमाती है। कैसे? तो उनके पीछे का जो साइंस है वो है कि उनके पास एक नेटवर्क है। और यही चीज जिस बंदे ने एक बुक के द्वारा समझाई है, उस बुक का नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। मैं आज इस बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जो बुक लिखी है बर्ग हेजिस के द्वारा। अब वो बुक में सबसे पहले ही चैप्टर के अंदर एक कहानी आती है, जो कहानी आज की तारीख में सबसे ज्यादा एनिमेटेड कहानी देखने वालों में आई है वो कहानी। अब वो कहानी कैसे जाती है? आप वो कहानी पाब्लो और ब्रूनो की कहानी है। आप सीधा पाब्लो और ब्रूनो स्टोरी ऐसा यूट्यूब पे लिखोगे तो आपको यूट्यूब का वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन मैं कहानी के जरिए बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं। अब कहानी ऐसी है कि पाब्लो और ब्रूनो नाम के 2 दोस्त हैं जो 20-21 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और दोनों अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके गांव में पानी नहीं था, तो पर्वत की झील से गांव में पानी लाने का एक काम उनको मिलता है गांव के सरपंच के द्वारा। उनको यह कहा जाता है कि आप जितनी बकेट भर के यहां पे लेके आओगे, पर बकेट आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। वो दोनों पाब्लो और ब्रूनो उत्साह से काम में लग जाते हैं, लेकिन जब महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतता है, तब पाब्लो को हल्का हल्का ये महसूस होने लगता है कि पूरी जिंदगी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मैं जितनी फोर्सफुली कर रहा हूं, जितने एंथुजियाज्म से कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरी 21 साल की उम्र है, लेकिन क्या मैं 50 साल में ऐसा कर पाऊंगा? तो इनके लिए वो अपने दोस्त को बोलता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, अपने काम करते हैं, अपने ना एक पाइपलाइन का निर्माण करते हैं कि जो पाइपलाइन हम पर्वत की झील से गांव तक पाइपलाइन बनाएंगे। अब एक बार पाइपलाइन बन जाने के बाद हम चक्की खोलेंगे, पानी आएगा, पर डोल के मुताबिक हमें पैसा मिल जाएगा। ब्रूनो उसको एक पागलपन समझता है और उन्हें ना कह देता है कि मुझे करना नहीं है। अब पाब्लो जो है वो अकेले ही इस काम को करने के लिए लग जाता है। वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन वो अपना खुद की जॉब करता है, बकेट कैरिंग की, पर्वत की झील से गांव में पानी लाने का काम करता है। लेकिन सैटरडे और संडे वो पूरा दिन वो पाइपलाइन बनाता है।
1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 6 महीना होता है, 1 साल होता है, 1.5 साल होता है, 2 साल होता है। अब गांव वाले उसको है ना पाइपलाइन मैन ऐसा बुला के उसको चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो अपना काम चालू रखता है। एक समय ऐसा आता है 3-4 साल के बाद के पूरी पाइपलाइन का निर्माण हो जाता है। और अब सीन क्या होता है कि अब है ना पाब्लो जो है अब वो काम नहीं करता, वो सिर्फ हर रोज सुबह में तैयार होता है, पाइपलाइन जहां पे है वहां पे जाता है, नल खोलता है और बंदे को बोलता है कि चलो यहां से पानी लो और मुझे पैसे दो। तो अब और यहाँ पे ब्रूनो उन्होंने कोई पाइपलाइन नहीं बनाई होती, तो यहाँ पे होता क्या है ब्रूनो के केस में कि ब्रूनो को वही काम करना पड़ता है, पर्वत की झील से गांव में पानी लाने का काम करना पड़ता है। अब सिचुएशन ये हुई कि पाब्लो ने एक बार पाइपलाइन बना दी, उसने पूरी जिंदगी आराम से बैठ के वो पाइपलाइन में से पानी निकाला और उन्होंने पैसे कमाए। जबकि ब्रूनो जो है उन्होंने पूरी जिंदगी बकेट कैरिंग का काम किया। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये हुई कि जब पाब्लो और ब्रूनो दोनों 60 साल में रिटायर हुए तो ब्रूनो का बेटा ने वही काम करता था, बकेट लेके वो काम करता था। जबकि पाब्लो का बेटा अब काम नहीं करता था, पाब्लो का बेटा सीधे पापा की चेयर पे बैठ गया। क्यों? क्योंकि पापा ने पाइपलाइन का निर्माण किया था। तो कहने का मतलब यह है कि मीनिंग ऑफ पाइपलाइन क्या है? मीनिंग ऑफ पाइपलाइन ये है कि आप एक ऐसा काम करो जो काम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल करने के बाद एक बार वो काम पूरा हो जाए, मतलब एक बिजनेस पूरा सेटअप हो जाए या एक ऐसी पाइपलाइन का निर्माण हो जाए कि जो पाइपलाइन उसके बाद पूरी जिंदगी आपको पैसा कमा के देगी, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बराबर है। तो ये पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन आपको एक पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी उसके बारे में समझाती है। ये पहले ही चैप्टर के अंदर इन्होंने ये स्टोरी कही है। अब वो आगे बढ़ता है और वो समझाता है कि बहुत सारे पैसे कमाने के रास्ते आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे, लेकिन मेजर 4 रास्ते हैं पैसे कमाने की। एक है जॉब, वर्ल्ड में 63% लोग जो है वो जॉब करते हैं। दूसरा है बिजनेस। अब ये बिजनेस जो है ना उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मतलब अपना छोटा कारोबार जहां पे बंदा है और कारोबार है। मतलब कि एक डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, एडवोकेट ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, उसमें आप छोटे दुकानदार ले लो, पानीपुरी वाला ले लो, ऑटो वाला ले लो, जो बंदा खुद है और काम करता है, इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन बोलते हैं। बराबर है। आज की तारीख में सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन करीबन 25 से लेकर 28% है। मतलब मोटा मोटा करीबन 90% जो लोग हैं वो ये 2 कैटेगरी के पाए जाते हैं। बची हुई 10% की कैटेगरी में 5 से लेकर 60% लोग बिजनेसमैन हैं। अब वो कैसे बिजनेसमैन? वो बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जिनके नीचे लाखों लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, जिसको एमएसएमई और एमएनसीज बोलते हैं। बराबर है। जिसके नीचे मतलब वो बंदा ने एक ऐसा टीम बनाया है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जहां पे 5, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग काम करते हैं। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। जो कैटेगरी करीबन 5 से लेकर 60% पाई जाती है। और बचे हुए 2 से लेकर 3% कैटेगरी वाले लोग हैं, वो है इन्वेस्टर कैटेगरी। मतलब जिनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। तो इस तरीके से चार जो है वो कैटेगरी नॉर्मली मार्केट में पाई जाती है। ओके। अब नौकरी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? नौकरी में दिक्कत ये है कि नौकरी में टाइम इज इक्वल टू मनी है। आप जाओ, आपने 8 घंटा काम किया, आपने 1 महीना काम किया, आपको पैसे मिल गए। अब जो पैसे मिले उसमें से 70 to 80% पैसा जो है ना वो आप उसी महीने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खर्च कर देते हो। 2000 रुपए कमाने वाला इंसान साइकिल पे घूमता है और वो पत्रे के मकान में वो चौल में रहता है। 20,000 कमाने वाला बाइक पे घूमता है और कहीं पे छोटे मोटे अपार्टमेंट में रहता है। 2 लाख रुपए कमाने वाला बंदा होंडा सिटी में घूमता है और बंगलों में रहता है। लेकिन नियम एक ही काम करता है कि जो पैसे वो कमा रहा है
उसमें से 70 to 80% पैसे उसके इसी महीने खर्च हो जाते हैं। अब बचे हुए 20 to 30% जो पैसे हैं, जो पैसे बचे हुए हैं, वो पैसा इंटू 12 साल, 12 महीने इंटू 40 साल, तो ये पूरी जिंदगी का पैसा जो नौकरी वाला बंदा 60 साल में लेके आता है, और 60 साल के बाद वो बचा हुआ पैसा से वो पूरी जिंदगी बाकी की निकालता है, क्योंकि 60 साल के बाद वो मर जाने वाला तो है नहीं, उनको जीना तो पड़ेगा और उनकी शरीर उनको साथ देगा नहीं, तो ये पैसा काम आएगा। मतलब नौकरी वाला बंदा तो अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करके ही निकालता है, ऐसा बर्क है जिसने बुक में कहा है, मेरे पे पर्सनली मत लेना। अब रहा सवाल सेकंड नंबर, सेल्फ एम्प्लॉयड। एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनमें आप है ना, आप स्किलफुल वाले लोगों को भी ले सकते हो, बराबर है। उसमें आप अमिताभ बच्चन को भी ले सकते हो, लता मंगेशकर को भी ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर को भी ले सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी को भी ले, ये सब लोग है ना इंडिविजुअल लोग हैं। वो लोग जो है ना वो मार्केट में काम करते हैं और उनको पैसा आता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो काम करते हैं, अपनी क्वालिटी देते हैं, अपनी स्किल देते हैं और पैसे आते हैं। मतलब एम्प्लॉय में टाइम इज इक्वल टू मनी है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड में नॉलेज या स्किल इज इक्वल टू मनी है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आती है कि जब स्किल देना बंद, जब नॉलेज देना बंद, तो पैसे आने बंद। आज अमिताभ बच्चन 82 इयर्स में भी काम करता है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दूसरा अमिताभ बच्चन तो मैंने पैदा ही नहीं कर पाया। आज लता मंगेशकर क्यों गाना गाती है? क्योंकि उनको पता है कि दूसरी लता मंगेशकर है ही नहीं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में स्किल इज इक्वल टू मनी है। जब स्किल देना बंद, पैसे आने बंद। ओके। और दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी ये आ जाती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति अगर स्किल देता है, उसको पैसे आते हैं, लेकिन जब वो एक रिटायर होना चाहता है तो वो अपने बेटे को विरासत में वो स्किल नहीं दे सकता। एक डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर नहीं है तो वो अपनी डिग्री उसको नहीं दे सकता। आया समझ में? एक एडवोकेट है, वो बहुत बड़ा एडवोकेट है, एक केस के वो 10 लाख रुपए लेता है, लेकिन उसका बेटा एडवोकेट नहीं है तो वो इसको ट्रांसफर नहीं दे सकता। अभिषेक बच्चन कभी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन की क्वालिटी अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा आता है, लेकिन एक बाउंड्री के बाद वो पैसा नहीं कमा पाता। बिजनेसमैन में क्या है? बिजनेसमैन में सीन ऐसा है कि बिजनेसमैन में बंदा जो है वो एक टीम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक पूरी हायरार्की बनाता है और वो काम को डेलीगेट करता है। जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं धीरू भाई अंबानी का, कि धीरू भाई अंबानी ई में थे, एम्प्लॉय में थे, वहां से वो काम करते करते ई में उनको पता चल गया कि यहां से कुछ होने वाला नहीं है, वो एस में गए। एस में जाके भी उनको पता चल गया कि यहां पे ई से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पैसे, कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया हूं, कहीं ना कहीं मैं 18 काम करके मैं थक गया हूं। तो अब वो बिजनेसमैन के तौर पे गए। बिजनेस चालू करने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने कुछ जुगाड़ किया और विमल फैब्रिक्स करके उन्होंने कामकाज चालू किया। उनके बाद वो फार्मास्यूटिकल में और पेट्रोकेमिकल्स में गए और वो उन्होंने रिलायंस नाम की कंपनी की स्थापना की। और जब रिलायंस की स्थापना की, उनके बाद उन्होंने 10, 15, 20 लोगों को मार्केट से लेके आया, जो IIM, IITs, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, उनके पढ़े लिखे 10 लोग थे। अब उनको उन्होंने मतलब उनकी फर्स्ट टीम ऑफ हायरार्की में रखा, मतलब उनको जो आप उसको वाइस प्रेसिडेंट या ऐसा बोल सकते हो। अब उनको बोला कि तुम नीचे तुम्हारे 10-10 लोग की टीम बनाओ। अब वो 10 लोगों ने नीचे और 10-10 की टीम बनाई, मतलब ये हो गए 100 लोग। अब ये 100 लोग कौन है? जो इंडिया की टॉप कॉलेजेस से पढ़े लिखे हैं, उनका पगार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए है। अब वो 100 लोगों ने अपने और 10-10 लोग की टीम बनाई, अपने डिपार्टमेंट बनाया और वहां पे 1000 लोग काम करने लग गए। अब ये 1000 लोग कौन है? जो गुजरात की या इंडिया की रिनाउंड यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, जिसके 2 लाख 5 लाख पगार है। अब ये 1000 लोग जो है वो नीचे 10-10 लोग को काम पे रख रहे हैं, यहां पे 10,000 लोग हो गए। अब ये 10,000 लोग कौन है?
जो लोग हैं इंजीनियर्स और ये डिप्लोमा इंजीनियर्स वगैरह, और उनके नीचे 10,000 के नीचे जो 1,00,000 लोग हैं, 10-10 लोग, 1,00,000, अब वो कौन है? वो लोग जो माइग्रेट होके आते हैं, वो लोग हैं जो बाहर से यहां काम करने आते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, काम खत्म। और जिसको श्रमिक ट्रेन बोलते हैं, श्रमिक ट्रेन में जो गए थे ना कोरोना टाइम पे, ये लोग जिसको जैसे ही कोविड आया उनको निकाल दिया गया। अब इस तरीके से हायरार्की बना के धीरूभाई अंबानी ने 3.5 लाख लोगों की कंपनी बना दी, 3.5 लाख लोगों की कंपनी बना दी। और आज की तारीख में वो 3.5 लाख लोग दिन में 8 से लेकर 10 घंटा काम करते हैं, और धीरूभाई अंबानी 35 लाख घंटा दिन का काम करता है। जबकि सबसे बड़ी बात है कि धीरूभाई है ही नहीं, आज धीरूभाई है ही नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसी बनी है कि सिस्टम की बदौलत उनको पैसे आते हैं। और आज की तारीख में उनके मरने के बाद उनका बेटा आया, उनके बेटे के बाद मुकेश अंबानी आया, उनके बेटे के बाद अनंत अंबानी आया, बराबर है। और ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि दादा ने एक जबरदस्त पाइपलाइन बनाई थी। दादा ने पाइपलाइन बनाने में बहुत मेहनत की थी। दादा की बनाई पाइपलाइन में बेटा बैठा, बेटा ने मेहनत करके पाइपलाइन को और बड़ी बनाया, और बेटे के बाद बेटा आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से एक हायरार्की बनती है। तो पैराबल ऑफ द पाइपलाइन जो किताब है, उसके अंदर यह सिखाया गया है कि ई और एस में आप पूरी जिंदगी काम करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिंदगी कटेगी, आप एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी पाओगे, लेकिन जिंदगी के सारे सपने आप पूरे नहीं कर पाओगे। जबकि बी और आई में आप अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर पाओगे, आप एक नेटवर्क बना के बहुत पैसे कमा पाओगे। तो ये किताब है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। कुछ इसमें से इनसाइट्स जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कहा है कि आपको आपकी जिंदगी का खुद पेचेक अगर लिखना है तो आपको नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। दुनिया के जितने लोग ऐसे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे आता है पता है? कि छोटे लोग जो है ना, मतलब छोटे लोग, मिडिल क्लास, वो हमेशा बड़ा काम करने के बारे में सोचते हैं कि बड़ा शोरूम, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पैसा, बड़ा मतलब मार्जिन, वो इसमें खेलते हैं। जबकि बड़े लोग जो है ना, वो छोटा काम करना पसंद करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि एक किसान का 1 किलो का 1 लीटर का जो किसान टोमेटो केचप है 100 रुपए का, उसमें अगर मुझे 5 रुपए मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन वो 5 रुपए 100 करोड़ घर में से आ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बात बता रहा हूं? कि पैसा और टिकट साइज ना छोटी है, प्रॉफिट छोटा है, लेकिन नेटवर्क बड़ा है। मैंने आपको IRCTC का नेटवर्क बताया कि 3 लाख लोग हर रोज जाते हैं। 1 रुपया भी अगर वो 3 लाख पैसे ले ले, अगर आपको समझो, अगर आप अभी ट्रेन में दिल्ली जाने वाले हो, आपने ट्रेन बुक किया, 525 रुपए स्लीपिंग का है एग्जाम्पल, अब 525 की जगह पे 526 ले लिया, तो आपको तो पता भी नहीं है कितना कटेगा। एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं जो कनेक्ट करेगा। सिंपल सी बात समझो, आप जानते हो हज को? जानते हो हज मतलब हज के भी पहले सेलफोन था 1998 में, फिर उसका हज बना, फिर उसका सेलफोन बना, मतलब वोडाफोन बना। अब वोडाफोन ने 2001 से लेके 2017 तक इन्होंने करीबन 20 करोड़ यूजर बनाए। कितने यूजर बनाए? 20 करोड़ यूजर उन्होंने बनाए। अब हुआ क्या कि 2017 में जियो आता है, और जियो आके बोलता है कि सब कुछ फ्री, आप सब फ्री यूज करो, फ्री वीडियो कॉलिंग, फ्री डाउनलोडिंग, फ्री सर्फिंग, सब कुछ फ्री। जैसे ही उन्होंने फ्री किया, लोग धड़ाधड़ आधार कार्ड लेके जियो की आउटलेट के बाहर जियो का सिम कार्ड लेने के लिए लग गए। उन्होंने करीबन 6 महीने के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा यूजर बना लिए। आज की तारीख में जियो के 60 करोड़ से ज्यादा यूजर है। पहला 3 महीना फ्री दिया, फिर 3 महीना फ्री, 3 महीना फ्री, और फिर लास्ट में करीबन 24 या 25 दिसंबर को इन्होंने कहा था कि दिस इज लास्ट फ्रीडम वीक ऑफ जियो। अब आपको अगर हमारा मेंबर बनना है तो जियो प्राइम की मेंबरशिप ले लो। अब जियो प्राइम की मेंबरशिप है 299 रुपीज का 3 महीना, मतलब के 133 रुपए 1 महीना, बराबर है, मतलब 399 रुपीज में 3 महीना, 133 रुपए
एक महीना, मोटा मोटा 100 रुपए पकड़ लेते हैं, लेकिन ये 100 रुपए जो है वो करीबन 60 करोड़ लोगों के पास ले रहा है। 60 करोड़ इंटू 100 रुपए मतलब 600 करोड़ और 6000 करोड़, मतलब मंथली इनकम इसकी है 6000 करोड़। आप सोचो कि मतलब एक बार इन्होंने नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क बनने के बाद पूरी जिंदगी, अब 399 की जगह पे 410 भी उसने कर दिया ना, तो भी कोई उंगली करने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार नेटवर्क बन गया, पाइपलाइन बन गई, नेटवर्क मतलब पाइपलाइन, पाइपलाइन आपको पैसा कमा के देगी। ओके, ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड में से 5 मिलियनर में से 4 मिलियनर ऐसे हैं कि जो मिलियनर जो नेटवर्क से ही आगे, मतलब के अपनी टीम बना के आगे बढ़े हुए हैं। ओके, 80% जो मनी है वो पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होता है दुनिया में, बराबर है। एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक एग्जांपल है नेटवर्क के पावर को समझाने के लिए कि एक बार हुआ क्या कि जैसे एक राज्य होता है, उसमें एक राजा होता है, एक वजीर होता है, फिर प्यादे होते हैं, फिर उनकी सेना में ऊंट होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं। तो एक बंदे ने ये पूरे राज्य, मतलब इसकी गेम ही बना दी, जिस गेम का नाम रख दिया चेस। और राजा के पास वो चेस लेके गया कि राजा जी, मैंने एक ऐसी गेम बनाई है जिसमें आप यहाँ पे हो, ओपोनेंट सामने है और आपको खेल खेलना है और झगड़ा मतलब करके, मतलब गेम जीत के आपको जीतना है। राजा इतना खुश हो गया, बोले मांग, तुझे जो मांगना है, मैं तुझे वरदान, मतलब मैं तुझे इसके लिए गिफ्ट देना चाहता हूं। तो वो बोलता है कि सर एक काम करो, मुझे सोना चांदी वगैरह तो कुछ नहीं चाहिए, आप है ना एक पहले खाने में एक चावल का दाना रखो, दूसरे खाने में उसको डबल कर दो, तीसरे खाने में उसको डबल कर दो, चौथे खाने में उसको डबल कर दो, और ऐसे 64 खाने जो है उसमें 64वां खाना में जितने आए उतने आप दे दो। तो राजा हंसने लगा, बोले तू कितना पागल है, तू चाहता तो सब कुछ मांग सकता था, तू जमीन मांग सकता था, तू सोना चांदी मांग सकता था, तू सब कुछ कर सकता था, लेकिन तूने बोले कि अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया। तो वो बोलता है सर कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम है, मुझे जो है वो दे दो ना। तो राजा ने आदेश दिया कि काम करो, 2-3 बोरा चोखा लेके आ जाओ, चावल लेके आ जाओ, आप रख दो और इसको गिनती करके दे दो। हुआ क्या कि जैसे ही गिनती करने लगा, एक चावल, 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, बराबर है। 16000 के बाद 32000, फिर 64,000, फिर 1 लाख दाने, फिर 2 लाख दाने, फिर 4 लाख दाने, फिर 8 लाख दाने, फिर 16 लाख दाने, 32 लाख दाने, 64 लाख दाने, फिर 1 करोड़ दाने, फिर 2 करोड़ दाने, फिर 4 करोड़। वो राजा खड़ा हो गया, बोले गलती हो गई भाई, क्योंकि वो अभी तो आधा खाना तक आया, तब तक तो राजा का राजपाट बीत चुका था। राजा ने माफी मांगी। राजा को पता ही नहीं था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या असर है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो पाइपलाइन है, मतलब नेटवर्क है। कि आप पावर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया का जिसने सबसे ज्यादा अपना दिमाग यूज किया, उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बराबर है। ओके, और यहां पे ये जो पाइपलाइन है ना, वो टाइम को लीवरेज करती है। आप अपने सिर के ऊपर 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक का उठा सकते हो, बराबर है। लेकिन एक जेसीबी है, वो 200, 500 किलो उठा लेता है। तो एक बंदा जो है उसको पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, उसने अपना दिमाग बना के जेसीबी बना दिया। अब जेसीबी पूरा काम करता है, इसको टाइम लीवरेज बोलते हैं। एक बंदा जो काम नहीं कर सकता, वो उन्होंने अपना समय लगा के पाइपलाइन बना के वो टाइम को लेवरेज कर दिया, उन्होंने एक साथ कर दिया, तो वो कमा सकता है। आया समझ में? तो सबसे बेस्ट एडवाइस है कि आज जियो और प्लान कुछ ऐसा करो कि पूरी जिंदगी पैसे आते रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पैराबल ऑफ द पाइपलाइन पढ़िए। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।